वेलकम व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इनोवेट फॉर यू पर। आज मैं आपके लिए डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म इस पर वीडियो बना करके लेके आया हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक कर लीजिएगा और यदि ज़रूरी आप समझें तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म में फर्स्ट क्वेश्चन जो बनकर आता है वो ये है, देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आप एनसीईआरटी की बुक ज़रूर पढ़ना। एनसीईआरटी की बुक यदि पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है इन सभी नोट्स से। यस, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज फॉलोड बाय बेल्जियम एंड श्रीलंका। बेल्जियम और श्रीलंका में किस तरह की सरकार को अपनाया गया है। देखिएगा आंसर में, बेल्जियम फॉलोज फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि बेल्जियम ने तो संघीय सरकार का ढांचा अपना रखा है। हाउएवर श्रीलंका फॉलोज यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और जबकि श्रीलंका ने एकात्मक सरकार का जो फॉर्म है वो अपनाया हुआ है। एकात्मक का मतलब होता है वहाँ पर सिर्फ एक ही गवर्नमेंट काम करती है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बन के आ सकता है, व्हाट इज़ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। मीन्स फेडरल यानी संघवाद एक ऐसा सिस्टम है जिसमें गवर्नमेंट की पावर जो है वो बांट दी जाती हैं बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी और उसके वेरियस कॉन्स्टिट्यूट यूनिट्स में। यानी कॉन्स्टिट्यूट यूनिट का मतलब है यहाँ पर अनुसांगिक इकाइयाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, देखते हैं। एक्सप्लेन एनी 5 की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म की हमें विशेषताएं बतानी है, कोई 5 विशेषताएं बतानी है। विशेषताओं से रिलेटेड जितने भी तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैंने आपके लिए यहाँ पर बना दिए हैं। देखिएगा, एनलिस्ट एनी 5 फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म। यानी कि फेडरलिज्म से जितने भी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स से या फिर उसके फीचर्स से, वो मैंने बना दिए हैं। आंसर देखते हैं क्या आता है इसका। मेन फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म, नंबर 1, दे आर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया हैज़ 3 लेवल। यानी कि फेडरलिज्म की सबसे पहली विशेषता ये है कि इसमें 2 या 2 से अधिक सरकारें होती हैं और भारत में 3 तरह की सरकार को अपनाया गया है। इसके बारे में बात आगे चलकर डिस्कस करेंगे कि भारत में 3 तरह के लेवल कैसे अपनाए गए हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट पॉइंट आपने समझ लिया होगा, इसमें 2 या 2 से अधिक सरकार के स्तर होते हैं। नंबर 2, ईच लेवल ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ इट्स ओन ज्यूरिडिक्शन। यानी कि हर एक सरकार का अपना खुद का न्यायिक क्षेत्र होता है, अधिकार क्षेत्र होता है। इन मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन यानी कानून बनाने के लिए, टैक्सेशन यानी कर वसूलने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन बनाने के लिए। इवन दो दे गवर्न द सेम सिटीजन्स, हालांकि वो सभी एक ही जनता पर शासन करते हैं, लेकिन उनके मतलब सरकार के अपने अपने स्तर बटे हुए होते हैं, अपने अपने काम बटे हुए होते हैं। तो उस हिसाब से सेम लेवल ऑफ द पीपल, सभी आई मीन टू से सेम पर्सन, सेम सिटीजन्स पर अपना शासन चलाते हैं। नंबर 3, पावर ऑफ फंक्शंस ऑफ ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट इन स्पेसिफाइड एंड गारंटी बाय कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हर एक लेवल, हर एक स्तर की जो सरकार है उसके कार्यों की जो शक्तियां हैं वो संविधान द्वारा गारंटी की गई। संविधान उनको अधिकार ये देता है, संविधान ने उनको अधिकृत किया हुआ है उसके लिए। नंबर 4, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन गिवन पावर टू सेटल डिस्प्यूट बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। यानी डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में यदि किसी तरह का कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उनका निदान करने के लिए ऑथोराइज होता है। यस, नंबर 5 देखते हैं इसमें क्या है। फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अल्टर्ड बाय एनी वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, फुल स्टॉप। इट अप्लाइज टू इंडिया आल्सो। मतलब क्या कह रहे हैं, देखिएगा। फंडामेंटल प्रोविज़न जो मूल प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में है, फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अल्टर्ड, वो संशोधित नहीं किए जा सकते बाय एनी वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के किसी एक स्तर द्वारा। यानी सरकार के देखिएगा हमारे भारत में 3 स्तर हैं,
तीनों स्तर में से कोई भी एक स्तर संविधान का जो मूल प्रावधान है उसमें चेंज नहीं कर सकता। इट अप्लाइज टू इंडिया आल्सो, भारत में भी ये स्थिति लागू होती है। तो ये थे फेडरलिज्म के फीचर्स, संघवाद के विशेषताएं। नेक्स्ट देखिएगा नंबर 6, सोर्स ऑफ रिवेन्यू बिटवीन डिफरेंट लेवल इज स्पेसिफाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जो रिवेन्यू के लेवल है, यानी हर एक स्तर पर कहाँ कहाँ से इनकम होगी, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल स्पेशल में बताए हुए हैं। नंबर 7 देखिएगा, हालांकि 5 आपसे इसमें फीचर्स पूछे थे, मैंने आपको 7 दिए हैं। होता क्या है कि एग्ज़ाम में आप 5 लर्न करके गए, 5 में से कोई से एक भूल जाते हैं तो केवल वहाँ पर फिर 4 ही लिख के आते हैं। अब यहाँ पर आप 7 लर्न करके जाएंगे, एग्जाम में 5 आएंगे तो आप इजीली 5 लिख सकते हैं। फिर देयर इज़ ए म्यूचुअल ट्रस्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। यानी कि म्यूचुअल ट्रस्ट का मतलब यहाँ पर है आपसी भरोसा और समझौता। यहाँ पर आपसी भरोसा होता है डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बन के आता है। हाईलाइट 3 मेजर डिस्टिंक्शन बिटवीन द फेडरेशंस ऑफ कमिंग टुगेदर टाइप एंड होल्डिंग टुगेदर टाइप। अब ये होल्डिंग टुगेदर टाइप क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, देखिएगा ज़रा ध्यान से सुनिएगा। बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन कर देना, जैसे कि हमारे भारत में, भारत एक बड़ा देश है, इसमें विभिन्न प्रकार के राज्य हैं, इन सभी राज्यों को साथ में लेके आकर के एक संघ बना दिया गया, यानी कि भारत बना दिया गया। ऐसे ही दूसरी टाइप है इसमें कमिंग टुगेदर। यस, अब है कमिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर में समझिएगा, जब 2 या अधिक स्वतंत्र राष्ट्र एक साथ आकर के एक बड़ी इकाई को बना देते हैं, जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वो सिर्फ एक राज्य नहीं है, कई सारे स्वतंत्र राष्ट्र एक साथ मिलकर के एक बड़ी यूनिट बना देते हैं। तो ये है कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर में डिफरेंस। और देखते हैं, देखिए किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। डिफरेंशिएट बिटवीन कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन विद एग्जाम्पल। आंसर में देखेंगे क्या आता है बेटा। देखिएगा, मैंने आप लोगों के लिए एक टेबल फॉर्मेट में इसमें कर दिया है इसको, ताकि आप इजीली समझ सकें। सीरियल नंबर होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन ले लिए, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर में नंबर 1, लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन स्टेट एंड द सेंटर। यानी कि बड़ा जो कंट्री होती है वो अपनी पावर को डिवाइड करने के लिए यहाँ पर राजी हो जाती है बिटवीन स्टेट्स एंड सेंटर में। कमिंग टुगेदर में क्या आना है, कमिंग टुगेदर में आते हैं इंडिपेंडेंट स्टेट्स, या जैसे मैंने अभी बताया जो स्वतंत्र राष्ट्र होते हैं, स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन फॉर्म ए बिगर यूनिट, यानी कि साथ में आ जाते हैं बिगर यूनिट बनाने के लिए। नंबर 2, होल्डिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, जैसे कि इंडिया का आप एग्जांपल देख सकते हैं। कमिंग टुगेदर में ऑल द स्टेट्स हैव इक्वल पावर एंड स्ट्रोंग। यहाँ पर सभी स्टेट इक्वल पावर रखते हैं, सभी राष्ट्र इक्वल पावर रखते हैं और सभी ही मजबूत भी होते हैं, पावरफुल भी होते हैं। नंबर 3, होल्डिंग में फेडरेटिंग यूनिट्स हैव एन इक्वल पावर। जो यहाँ पर फेडरेटिंग यूनिट्स होती हैं उनको इक्वल पावर दी जाती है। इसमें क्या होता है कमिंग टुगेदर में, बाय पूलिंग सॉवरेनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी दे इंक्रीज देयर सिक्योरिटी। अब इसको आप ज़रा ध्यान से समझेंगे, क्योंकि इसमें दोनों राष्ट्र या फिर 2 से अधिक राष्ट्र बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, वे अपनी संप्रभुता के साथ आते हैं, अपनी अलग अलग पहचान को बनाए हुए रखते हैं और अपनी सुरक्षा का रास्ता इख्तियार भी करते हैं, यानी उसको बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर होल्डिंग टुगेदर में देखिएगा, एग्जाम्पल है यहाँ पर इंडिया, बेल्जियम, स्पेन एंड एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। कमिंग टुगेदर में यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये था आपके लिए डिफरेंस बिटवीन द होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन एंड कमिंग टुगेदर फेडरेशन। आगे देखते हैं क्या इसमें। यस, देखिएगा, व्हाट आर द 3 लिस्ट्स गिवन इन द इंस्टीट्यूशन। भारत के संविधान में कौन कौन सी सूचियाँ दे रखी हैं। यहाँ पर सूचियाँ देने से मतलब है बेटा, लिस्ट देने से मतलब है कि पावर ऑफ द गवर्नमेंट डिस्क्राइब, और करके क्वेश्चन कैसे आता है, डिस्क्राइब द 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Who can make laws on the subject which are not covered under these lists
एंड व्हाट नेम हैज़ बीन गिवन टू सच सब्जेक्ट। देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन ये है कि यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच शक्तियों का बंटवारा किस तरीके से होता है, विधायी शक्तियों का द्वारा बंटवारा। और कुछ एक जो विषय ऐसे होते हैं, सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिन पर ना तो यूनियन गवर्नमेंट कानून बनाते ना स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती। तो अब इन दोनों के बीच में कौन सी स्टेट उनके लिए कानून बनाएगा, यानी कौन सी गवर्नमेंट उनके लिए कानून बना देता है। देखते हैं, चलो ध्यान से समझेंगे यार। आंसर में द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइडेड a threefold distribution of legislative power between the union government and the state government that is contains 3 leads। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल क्लियर किया हुआ है कि लेजिस्लेटिव पावर यानी विधायी शक्तियाँ यूनियन गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में कैसे बांटी जाएंगी। उनकी लिस्ट इस प्रकार है। नंबर 1 यूनियन लिस्ट, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में संघ सूची। इट इंक्लूड्स सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस सच एज डिफेंस, यानी इसमें राष्ट्रीय स्तर के जो मामले वो शामिल होते हैं, जैसे कि डिफेंस ऑफ द कंट्री, कंट्री की सुरक्षा, रक्षा का मामला। फॉरेन अफेयर्स, विदेशी जो काम होंगे वो सारे। बैंकिंग, कम्युनिकेशंस एंड करेंसी, ये सारे के सारे जो अभी मैंने पढ़े हैं ये सब यूनियन लिस्ट में शामिल होते हैं। द यूनियन गवर्नमेंट एलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट्स मेंशन इन द लिस्ट, इन द यूनियन लिस्ट, यानी ये सारे के सारे और इनके अलावा भी बहुत सारे काम ऐसे हैं जो यूनियन लिस्ट में दिए हुए हैं और यूनियन गवर्नमेंट उस पर कानून बनाती है। और एट प्रेजेंट यूनियन लिस्ट में एट प्रेजेंट 100 सब्जेक्ट है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब 97 थे, अब 100 इसमें सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट देखते हैं क्या है स्टेट लिस्ट। इट कंटेन्स सब्जेक्ट ऑफ स्टेट एंड लोकल इम्पोर्टेंस सच एज, यानी कि इसमें राज्य स्तर के या फिर स्थानीय स्तर के मामले शामिल होते हैं, जैसे कि पुलिस, ट्रेड यानी व्यापार, कॉमर्स यानी वाणिज्य, एग्रीकल्चर यानी कृषि एंड एग्रीक्रिएशन मतलब सिंचाई। द स्टेट गवर्नमेंट एलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन इन द स्टेट लिस्ट, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट अकेली इसमें जो है सभी कानून बनाती है। अब इसमें कितने सब्जेक्ट हैं, कितने विषय हैं, जरा आप देखेंगे ध्यान से। जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था तब इसमें 66 सब्जेक्ट थे, लेकिन एट प्रेजेंट इसमें 61 है, यानी कुछ एक सब्जेक्ट यहाँ से हटा करके सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी गई है। ये ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट इसमें कंकरेंट लिस्ट, यानी कि जिसे हम समवर्ती सूची बोलते हैं। कंकरेंट लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जब दोनों तरह की सरकार किसी विषय को बनाने के लिए इंटरेस्ट लेती हैं तब कंकरेंट लिस्ट सामने आती है। सच एज एजुकेशन यानी शिक्षा, फॉरेस्ट यानी जंगल, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, एडप्टेशन एंड सक्सेशन। ठीक है, इन सब के लिए दोनों सरकारों में नियम बनाने की बात होती है। बोथ द यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट मेंशन इन द लिस्ट, यानी कि इस लिस्ट में जो भी विषय होते हैं उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी सब कानून बना सकती है और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी कानून बना सकती है। लेकिन यदि किसी कारण इफ़ देयर लॉज कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, यदि किसी कारण दोनों के बीच में आपस में टकराव होता है, द लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल, तब सेंट्रल गवर्नमेंट यानी यूनियन गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए कानून वैलिड माने जाते हैं, उनको प्रिवेल यानी उनको ही लागू किया जाता है। देखिएगा, जब इसमें कॉन्करेंट लिस्ट में एट प्रेजेंट 52 सब्जेक्ट्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यानी एग्ज़ाम में आपसे इनके सब्जेक्ट्स के बारे में भी पूछा जा सकता है कि कितने सब्जेक्ट या फिर कितने इसमें विषय हैं। ये था आज का मैटर। अभी और इसमें देखिएगा एक और काम की बात क्या है। नोट अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के अनुसार द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ऑन द रेडिशरी सब्जेक्ट, यानी कि कुछ एक सब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं जो ऊपर की तीनों लिस्ट में कोई सी लिस्ट में नहीं आते। उनका नाम क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फॉर एग्जांपल। तो इसमें पावर दे रखी है किसको? यूनियन गवर्नमेंट को।
ऐसे में यानी जो सब्जेक्ट ऊपर की तीनों लिस्ट से बच जाते हैं तो उनको कौन सी सरकार कानून बनाएगी उनके लिए, तो उसमें जो प्रोविज़न दिया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसके लिए, उसमें अथॉरिटी है यूनियन गवर्नमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या इसमें आ जाता है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच पावर डिस्ट्रीब्यूशन का क्या प्रोसेस है, और हाउ कैन चेंज द राइट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के राइट्स कैसे स्टेट गवर्नमेंट के लिए जो बदलते जाते हैं, देखते हैं इसके लिए क्या है। देखिए कुछ अरेंजमेंट करने होते हैं। नंबर 1, एनी चेंज टू इट हैज़ टू फर्स्ट पास बाय द बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी। संविधान में यानी इसमें बदलाव करने के लिए कुछ एक प्रोविज़न करने होते हैं। तो होता क्या है, अकेले संसद इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती। ऐसे किसी भी बदलाव के लिए पहले संसद के दोनों सदनों में 2/3 यानी 2/3 बहुमत से मंजूर किया जाना होता है, या फिर देन इट हैज़ टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ एट लीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट। यानी इसके बाद कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से उसे मंजूर करवाना होता है। नंबर 3, इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट मेक अ डिसीजन। यानी शक्तियों के बंटवारे के संबंध में यदि कोई विवाद होता है तो ऐसे हालात में सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय का जो फैसला होगा वो अंतिम होता है, वो उसमें फैसला लेता है। क्वेश्चन ये है, ज़रा ध्यान समझिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सत्ता का जो हम यानी पावर का जो डिवीज़न है हम सेंट्रल से और स्टेट के बीच में कैसे करते हैं, सेंट्रल स्टेट के बीच में कैसे होता है। तो यहाँ पर बताया गया है यदि सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ एक पावर देनी हो किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, उसके लिए क्या करना होगा। सबसे पहले तो पार्लियामेंट के दोनों हाउस में यानी कि लोअर हाउस और अपर हाउस यानी लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी से उसे पास कराना होगा। उसके बाद में कम से कम आधे राज्य, जितने भी स्टेट हैं उसमें आधे राज्य की जो लेजिस्लेचर हैं यानी कि जो आप कह सकते हैं विधानसभाओं से उसे मंजूर करवाना होगा। और लास्ट में यदि कोई आपस में इनमें झगड़ा हो जाता है तो जो भी सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देगा उसके हिसाब से वो मान्य होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये फर्स्ट पार्ट था फेडरलिज्म के लिए। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी लेकर के आऊँगा। तब तक आप अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करते रहिएगा। गुड बाय।